1995 में चीन ने एक झुंड भेजा फुजियान में अपने सैनिकों की। फिर उन्होंने मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू किया और इसे टीवी पर डाला। फिर उन्होंने कॉम्बैट एक्सरसाइज शुरू कर दिया। ताइवान के द्वीप सीधे 130 किलोमीटर पार चीन से दिखता है। एक ऐसी जगह जिसे चीन एक वास्तविक देश नहीं मानता है, बल्कि चीन का एक हिस्सा है जो एक अधूरे सिविल वॉर में एक रिबेलियन द्वीप प्रांत है। चीन ने किया ये सब प्रॉब्लम क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए वीजा मांगा था। An unfinished civil war. Another round of Chinese war games near Taiwan has the US and other nations concerned. और अमेरिकी कांग्रेस ने उसे परिभाषित बीजिंग देने के लिए मतदान किया और ताइवान पर चीन के दावे को कम करके अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव कर रहा था। चीन को इस बात से नफरत थी कि यह सब इस द्वीप पर हो रहा है जो उन्हें लगता है कि उनका है। इसलिए सभी मिलिट्री एक्टिविटीज, यह अमेरिकी सेना है और वे अपना सबसे बड़ा फोर्स भेज रहे हैं। यहाँ चीन के पड़ोस में वियतनाम युद्ध के बाद से एशिया में सैन्य बल की संख्या। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका के सभी बेहतरीन सामानों को भेजा। विमान वाहक, निर्देशित मिसाइल क्रूजर, विध्वंसक, पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली सेना से शक्तिशाली हथियार प्रणाली। तो यह सारी केंद्रित अमेरिकी सैन्य शक्ति इस क्षेत्र में आती है और सीधे ताइवान से होते हुए यहाँ प्रवेश करती है। यह चीन और ताइवान को डराने धमकाने के उसके सभी प्रयासों की प्रतिक्रिया थी। संदेश बहुत स्पष्ट था, चीन, हम आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए पीछे हटें और ताइवान को अपना काम करने दें। और क्या, यह पूरी तरह से काम कर गया। चीन पीछे हट गया और अमेरिका ने खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में फिर से स्थापित किया, एक ऐसी शक्ति जिसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ठीक, तो चलिए अब तेजी से अंतिम गिरावट की ओर बढ़ते हैं। इस 20 या इतने वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है और चीन फिर से ताइवान पर झुक रहा है। ऐसा करने का उनका पसंदीदा तरीका हाल ही में इस हवाई सीमा में सैन्य विमान उड़ाना है। ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र या आदिस और आदिस हवाई क्षेत्र है कि यदि आप प्रवेश करते हैं, आपको अपनी पहचान बनानी चाहिए, नहीं तो आसपास का देश यह मान लेगा कि आप उन पर हमला करने आ रहे हैं। चीन ने सैन्य विमान उड़ाने शुरू कर दिए हैं इस हवाई क्षेत्र पर बिना अनुमति मांगे, बिना अपनी पहचान बताए। न केवल 1 या 2 बार की तरह बल्कि प्रतिदिन दर्जनों बार की तरह, महीने में सैकड़ों बार ये वास्तविक रिकॉर्ड किए गए उड़ान पथ हैं। ताइवान के आदिस के ऊपर से उड़ान भरने वाले चीनी विमान और फिर वापस चीन के लिए। यह ताइवान के लिए एक विशाल बयान है, या यूं कहें कि यहाँ किसका बॉस है। यह है शोध विदेश नीति अनुसंधान संस्थान से, और यह चीन की गतिविधि को देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। ताइवान के आदिस में आप पिछले साल के अंत में फ्लाईओवर में यह भारी उछाल देख सकते हैं। यह एक ऐसा ग्राफ है जो हर बार दिखाता है। एक चीनी जेट ने 2021 में ताइवान के आदिस के ऊपर से उड़ान भरी है। आप देख सकते हैं कि यह आता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में चरम पर। यह वह सप्ताह था जब चीन अपनी स्थापना का जश्न मना रहा था और वे ताइवान को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश भेज रहे थे, यू विल बी आवर्स। उस सप्ताह यह चीनी राज्य के स्वामित्व वाला प्रकाशन सामने आता है। इस शीर्षक के साथ ताइवान के अलगाववादियों को चेतावनी देने का समय आ गया है और उनके समर्थक, युद्ध वास्तविक है, यह निष्पक्ष खेल नहीं है। तो अंदाजा लगाइए कि चीजों को शांत करने के लिए क्षेत्र को कौन दिखाता है। इतनी बड़ी संख्या में फ्लाईओवर के ठीक बाद ताइवान के सहयोगियों में से अमेरिका निर्देशित मिसाइल विध्वंसक भेजता है सीधे ताइवान के माध्यम से, और साथ में एक कैनेडियन शो भी है। यहाँ है जब अमेरिका स्ट्रेट के माध्यम से रवाना हुआ। और इसके बाद चीन क्या करता है। ताइवान के ADIZ के टन अधिक फ्लाईओवर कच्चे डेटा को देखते हुए आप देख सकते हैं ये फ्लाईओवर बनने लगे हैं लगभग हर दिन। यह अब 90 का दशक नहीं है, चीजें बदल गई। बिल क्लिंटन सिर्फ नौसेना के जहाजों का एक गुच्छा नहीं भेज सकते हैं सीधे ताइवान के लिए और चीन से पीछे हटने की उम्मीद करें। हम एक अलग युग में रह रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि चीन की सेना और अधिक शक्तिशाली हो गई है पिछले 20 वर्षों में। उसमें जोड़े की जोश है। मुख्य भूमि चीन के साथ इसे फिर से जोड़ने के लिए, ताइवान पर कब्जा करने के लिए तब से हर साल बहुत बढ़ गया है। कारण मैं आपको यह कहानी सुना रहा हूँ और आपको चीन की प्रतिक्रिया के बीच अंतर दिखा रहा है 90 के दशक में और इस साल इसकी प्रतिक्रिया कैसे हुई, क्योंकि यह अंतर वास्तव में महत्वपूर्ण है अगर हम यह सोचना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में युद्ध कैसा दिखता है। मैं सैन्य विशेषज्ञों से बात कर रहा हूँ, मैं सैन्य रिपोर्टों में गहराई से गोता लगा रहा हूँ और चीनी सेना से ही लेखन। यह समझने की कोशिश करें कि ताइवान के साथ युद्ध कैसा दिखेगा। यह कुछ ऐसा है जो साल दर साल अधिक संभावित होता जा रहा है। तो क्या करना है मेरा सबसे अच्छा प्रयास है।
यह समझने में कि ताइवान में युद्ध कैसा दिखता है, एक युद्ध जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों में घसीटता है। युद्ध की भविष्यवाणी करना असंभव है और इसलिए हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक परिदृश्य को देखें और जानें कि संघर्ष कैसे काम करता है और क्या करना है। इसमें शामिल सभी देशों को बनाना होगा। अगला विश्व युद्ध क्या हो सकता है? ठीक है, मैं एक बहुत ही विशिष्ट परिदृश्य में गोता लगाने जा रहा हूँ। ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष कैसे बढ़ सकता है। लेकिन पहले मुझे कुछ कहना होगा। दूसरी बात, आइए हम सब अभी स्वीकार करें, चीन को अमानवीय बनाना कितना आसान है, और उसके नेता और उसकी सेना। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि चीन युद्ध नहीं चाहता है, वे रक्तपात नहीं चाहते, वे शायद बहुत कम हिंसक तरीके आजमाएंगे ताइवान को बातचीत की मेज पर मजबूर करने की कोशिश करने के लिए, ऑल आउट आक्रमण का सहारा लेने से पहले। ठीक है, तो यह कानूनी औचित्य है। चीनी दृष्टिकोण से जोड़ी इस तथ्य के साथ कि 90 के दशक के विपरीत चीन के पास अब एक विशाल सेना है, हर तरह की नई मिसाइलों के साथ, टैंक, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, जहाज। मेरा मतलब है, यह मुझसे नहीं है, यह अमेरिकी सरकार है। वे हाल ही में एक रिपोर्ट के साथ सामने आए थे जिसमें कहा गया था कि चीनी नौसेना अब अमेरिकी नौसेना से बड़ी हो गई है, कम से कम संख्या से। उनके पास 360 बनाम अमेरिकी 297 जहाज हैं। अब उस डेटा के लिए चेतावनी, हमारे जहाज बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी चीन का हालिया सैन्य निर्माण पागल है, और यही कारण है कि अमेरिकी सेना एक तरह से घबरा रही है। ठीक है, तो यही वह क्षण है जब बहुत कुछ आप में से शायद इस वीडियो के लिए आए हैं। युद्ध वास्तव में कैसा दिखता है? बता दें कि चीन आश्वस्त महसूस करता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे ताइवान चीन में शामिल होने जा रहा है, जो फिर से एक कानूनी अनिवार्यता है। अगर वे जबरन आक्रमण करते हैं, नाकाबंदी काम नहीं कर रही है, बातचीत काम नहीं कर रही है, ताइवान पर पहली हड़ताल की तरह दिखेगा। बस एक और चीनी उत्तेजक आदेश फ्लाईओवर। चीन ने ऐसा सैकड़ों बार किया है। तो इस बिंदु पर ताइवान सोचता है कि वे अपने नियमित फ्लेक्स में से सिर्फ एक और कर रहे हैं। हमारी सेना अभ्यास कर सकती है, लेकिन इस बार फाइटर जेट पलट गया, द्वीप की ओर और फायरिंग शुरू कर देता है। वहीं चीन ने गाइडेड मिसाइल दागी, मुख्य भूमि से और टन अधिक जेट तैनात करता है, और वे सब उपवास में फायरिंग शुरू कर देते हैं। अत्यधिक समन्वित हमला। यहाँ लक्ष्य कुछ भी है जिसका ताइवान उपयोग कर सकता है खुद को बचाने के लिए, जैसे हथियार जो गोली मार सकते हैं, नीचे के विमान या नाव जो द्वीप पर आ रहे हैं। मेरा मतलब है, यह कुछ भी हो सकता है। रडार, संचार नोड्स, सैन्य कमांड सेंटर, नौसेना के ठिकाने, पुल, संचार नेटवर्क, बिजली स्टेशन, यहाँ तक कि सरकारी भवन भी। उनके पास एक विस्तृत विविधता होगी, ताइवान को प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता को प्रभावी ढंग से नकारने के लक्ष्य। मेरा मतलब है, दुर्भाग्य से ताइवान के लिए बहुत कुछ इनमें से लक्ष्य खुले में छोड़ दिए गए हैं। वे देखने में आसान हैं, एक रनवे वास्तव में देखना आसान है और वास्तव में छिपाना मुश्किल है। यह पहला हमला बहुत जल्दी होगा। एक सैन्य विशेषज्ञ इयान ईस्टन ने इसे बहुत ही संक्षेप में जब उन्होंने कहा, इरादा मानते हुए आक्रमण है। इन हमलों के केंद्रित होने की उम्मीद की जा सकती है, थोड़े समय में प्रस्तावना के रूप में, आवश्यक के अलावा बिना किसी विराम के आक्रमण करने के लिए। सहयोगी के रूप में जापान और ऑस्ट्रेलिया के आने की संभावना है इस बचाव में मदद करने के लिए। और अब अमेरिका और उसके सहयोगी सीधे युद्ध में हैं। चीन के साथ दो परमाणु राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं। यह वही है जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि यह यहाँ से कहाँ जाता है। हम नहीं जानते कि छत कहाँ है। युद्ध हमेशा बढ़ता है, और जब परमाणु हथियार शामिल हो, यह बहुत डरावनी गति है। यहाँ तक कि एक परिदृश्य भी है जहाँ चीन वास्तव में पहले जापान और गुआम में हमारे ठिकानों पर हमले किए, उसी समय जब उन्होंने अपने शुरुआती लक्ष्यों को मारा। ताइवान में यह बहुत अधिक या उत्तेजक कदम होगा, और निश्चित रूप से अमेरिका को पूरी ताकत लाएगा चीन के साथ युद्ध में। तो अब आपके पास चीनी सैनिक हैं जिन्होंने धक्का दिया है पश्चिमी समुद्र तटों पर ताइवान की रक्षा वापस, और वे अब प्रमुख शहर के केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका पानी और हवा में लड़ रहा है, और यहाँ से आगे क्या हो सकता है इसकी भविष्यवाणी करना असंभव हो जाता है। बहुत सारी अलग अलग दिशाएं हैं। रक्तपात के लिए अमेरिका की सहिष्णुता पर निर्भर करता है। जमीन पर अमेरिकी सैनिक धक्का देने की कोशिश कर सकते हैं, वापस चीनी प्रगति अंतर्देशीय। लेकिन अगर आप इस पर चीनी सैन्य लेखन को देखें, आप इसे इस परिदृश्य के एक भाग के रूप में देखते हैं।
जब वे इसके बारे में सोच रहे होते हैं तो वे सिर्फ सोच नहीं रहे होते हैं। ताइवान में अमेरिका और उसके सहयोगियों के बारे में वे यह भी भविष्यवाणी करते हैं कि भारत लाभ उठाएगा अराजकता के इस क्षण के और दक्षिण में हिमालय की सीमाओं पर आक्रमण किया, यहाँ तक कि वे तिब्बती स्वतंत्रता सेनानियों को भी देखते हैं यहाँ से निकल जाएं। पश्चिम में जो लंबे समय से चीनी शासन के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं, उठना और फायदा उठाना, अपने क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अस्थिरता का। मेरा मतलब है, आप देख सकते हैं कि यह कैसे सामने आना शुरू होता है। अधिक संभावित स्थिति यह है कि चीन ताइवान पर दबाव बनाएगा, अवरोधों के माध्यम से या अन्य दर्दनाक दबावों के माध्यम से। इससे वे वार्ता की मेज पर आ जाएंगे। मैं आपको यह बताता हूँ क्योंकि यह परिदृश्य अभी भी पूरी तरह से एक संभावना है। मुझे इस सब से क्या डर लगता है, और मैंने इसे एक गुच्छा कहा है, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ, एक बार कुछ जैसे यह शुरू होता है, इसे उलटना वाकई मुश्किल है। बिल्ली को वापस बैग में डालने के लिए किसी के काबू में नहीं है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में अपना सिर घुमाना वास्तव में कठिन है। यदि आप एक वैश्विक युद्ध से नहीं जीते, हम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबसे शांतिपूर्ण समय में रहते हैं। मानव इतिहास में यह लंबा टुकड़ा जहां आज जीवित कुछ लोगों ने देखा कि यह कैसा दिखता है, जैसे जब दो शक्तिशाली देश आपस में युद्ध करते हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई शक्तिशाली नेता दृढ़ता से महसूस करता है कि वह जमीन का हकदार है, कि बाकी दुनिया कहती है कि वह उसकी नहीं है। इसलिए वह इसे लेने के लिए अपनी बड़ी शक्तिशाली सेना का उपयोग करता है, और इस प्रक्रिया में वह एक भयानक त्रासदी को जन्म देता है। और जब मैं किसी भी चीज से अधिक आशा करता हूं जो नहीं होता है, इस मामले में हमें यह याद रखना होगा कि यह कितना सामान्य है। और शांति ये बड़ी शक्तियां हो वास्तव में यहाँ बाहरी है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि हमें सहारा लेने की जरूरत है संघर्ष के इस संस्करण के लिए, हमारे इतिहास में इस समय हमारे विवादों को निपटाने के लिए। लेकिन मैं अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूँ कि हम हैं। और मुझे लगता है कि चीन और ताइवान यह विशिष्ट मामला देखने के लिए सबसे अच्छी बात है, परीक्षण करने के लिए कि हम कर सकते हैं या नहीं। हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम इसे हल करने के लिए रचनात्मक तरीके खोज सकते हैं।